वेलकम टू अनदर सीजन ऑफ आस्क डेंटल व्यूज। मैं हूं डॉक्टर सुंदर सफ्तार और मेरे साथ है प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल समद खान। We talk about some key parameters of research, academically के research के point of view से initiate कैसे करना चाहिए, especially हमारा focus जो होगा, ये targeted audience जो होगी वो हम will focus on undergrad students because I believe undergrads को हम ज़्यादा focus करें क्योंकि that is the main area जो जहाँ से research को start करना चाहिए। अच्छा सर, आप रोज के रोज इतने पेपर्स रिव्यू करते हैं, तो उसमें से बस फटाफट थोड़े से पॉइंटर्स बताएं, कोई डोंट्स ऑफ पेपर राइटिंग के क्या क्या नहीं करना चाहिए पेपर लिखते वक्त। अच्छा, पेपर लिखते वक्त क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज तो जिस अब क्योंकि हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है आपकी इंग्लिश राइटिंग स्किल्स। ठीक है, अब आप उसको खुद आप अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो देन इट्स फाइन, अगर आप समझते हैं आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो प्लीज उसको किसी से एडिट जरूर करना, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ऑब्वियसली हमने कहीं जहां भी सबमिट करा रहे हैं वो सारे इंग्लिश वाले बेस्ड जर्नल्स ही हैं, तो हमें ये चीज तो सबसे पहले कंसिडर करनी चाहिए कि हमारे ग्रामेटिकल एरर्स जो है ना और टाइपो एरर्स जो है ना वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये सिंपली अगर हम उसको एक वर्ड यूज करें कि वो रिव्यूअर को इरिटेट करने के लिए काफी, या एडिटर को अपना डिसीजन लेने के लिए रिजेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से वही काफी है। तो इसलिए वो तो एक पहली चीज होती है, वो यहीं पे कहते हैं अच्छा वो ये तो इतना पुअर इंग्लिश राइटिंग स्टाइल है तो इसको या तो वापस भेजो या इसको रिजेक्ट कर दो, या उसको कहो कि अच्छा भाई कहीं से इसकी एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग करवाए। तो पहली चीज तो प्लीज ये जरूर अपने देखें। अगर आप इफ यू आर नॉट गुड इन इंग्लिश कोई मसला नहीं, ठीक है, क्योंकि हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है तो आप उसको किसी से भी एडिट करवा लें। सेकंड चीज, अब जो आ जाते हैं डोंट्स, मैं यूजली आई ऑलवेज लाइक टू राइट एज अ थर्ड पर्सन। मैं फर्स्ट पर्सन के तौर पे पसंद नहीं करता लिखना कि मैं ये कहूँ कि माई आर्टिकल या आर स्टडी एंड वी डिड दिस थिंग। सो ट्राई कि ऑलवेज राइट एज अ थर्ड पर्सन, लाइक दिस स्टडी शोज दिस थिंग, द ऑथर्स mention Believe this thing, that ठीक है, this ये authors believe this thing, yeah. तो always write as a third person। सेकंड चीज जो इसमें आ जाती है वो आ जाती है कि अब इसमें अब सेक्शन वाइज है, ठीक है। अब अगर हम मेथोडोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो मेथोडोलॉजी में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि कंसिडर की जाती हैं कि अगर आपने कोई अपने मटेरियल्स वगैरह मेंशन किए हुए तो उन मटेरियल्स के जो भी एक सोर्स है, जो कंपनी है और कंपनी कहाँ बेस करती है, किस सिटी में है, किस कंट्री में है, तो उसकी इंफॉर्मेशन दें, रादर के आप बिल्कुल एंड में इसको लेके जाएं और कहेंगे अच्छा जी आखिर में देखेंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि एडिटर एंड रिव्यूअर्स कंसिडर करते हैं और वो आपके टिक्स कर होते हैं अच्छा क्या क्या चीजें इसने गलत की हैं, और अगर एक लंबी लिस्ट हो जाए तो एडिटर अपना डिसीजन ले लेता है कि इस पेपर को रिजेक्ट कर दो। तो जितना पॉसिबल हो सकता है तो आप फर्स्ट ड्राफ्ट में ही इस चीज को करें, ठीक करें। तो मटेरियल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इन्फॉर्मेशन अगर आप लॉट नंबर भी दे सकते हैं, बैच नंबर भी दे सकते हैं तो दे दें, देयर इज नो हार्म इन दिस। लाइक सपोज मैं मटेरियल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, मैं मटेरियल यूज कर रहा हूँ, मैथ एक्रिलेट बेस्ड मटेरियल है, तो मैंने जहां से लिया है मैं उस कंपनी की इंफॉर्मेशन, उसका कंट्री, स्टेट, सिटी, स्टेट एंड कंट्री, और अगर उसका लॉट नंबर, बैच नंबर, ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि आपको एसआई यूनिट्स का पता होना चाहिए। ये मैं एक बहुत कॉमन एक मिस्टेक देखता हूँ अब हमारे मेरे पास जो आते हैं कि लोगों को प्रॉपर एसआई यूनिट्स का नहीं पता, ठीक है, कि अगर ग्राम्स है तो ग्राम्स का एसआई यूनिट क्या होगा, आवर्स है, सेकंड्स हैं, ठीक है, तो इसको एसआई यूनिट में इसमें कैसे लिखना है, तो एक तो ये चीज इसमें कंसिडर करें। तो फिर इसके अलावा जो आपने जो एकेडमिक साइंटिफिक है और जो नॉर्मल इंग्लिश साइंटिफिक है उसके वर्ड्स हैं ना, अगर हम बात कर रहे हैं सो, बट, ठीक है, तो उसकी जगह आप कुछ साइंटिफिक वर्ड्स हैं जो कि नॉर्मल इंग्लिश में यूज होते हैं, लाइक देयरफॉर, वेयर बाय, however हाउएवर, ठीक है, सब्सटेंशियल इंक्रीज, ग्रेजुअल इंक्रीज, ठीक है। तो इस तरह की कुछ जो साइंटिफिक या एकेडमिक राइटिंग के जो पॉइंट्स होते हैं वो आप अपनी राइटिंग में
जरूर इंक्लूड करें, रादर कि आप बिल्कुल एक प्लेन इंग्लिश में उसको लिखें। तो ये तो है कुछ मेथोडोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर प्लस उसमें आपके स्टैट्स आ जाती है। हम्म। स्टैट्स में आपने उसकी डिटेल में जो है, जो भी आपने उसके स्टैट्स यूज किए हुए हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया हुआ है, उसका वर्जन कौन सा यूज किया हुआ है, कहाँ पे आपने नोवा लगाया, वन वे लगाया, टू वे लगाया, इंडिपेंडेंट लगाया, तो मतलब उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन जरूर दें। हम्म। एथिकल परमिशन की इंफॉर्मेशन जरूर हम्म। ये बात हम मिस कर देते हैं कि एथिकल परमिशन कहाँ से ली, किस कमेटी से ली, उसकी इंफॉर्मेशन दें। बार दफा होता है कि वो डबल ब्लाइंडेड पेपर्स होते हैं जिसमें आर्टिकल्स होते हैं, तो जिसमें वो कहते हैं कि आप डिस्क्लोज मत करें कि आपका इंस्टीट्यूट कौन सा है, तो आप जस्ट लिख दें कि हाँ जी कि एथिकल परमिशन वाज टेकन फ्रॉम एक्स वाई जेड इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड। ठीक है। तो अगर अ, नंबर होता है यूजुअली तो वो नंबर ऐड जी, करें। वो नंबर आप दे दें, नंबर दे दें, रेफरेंस नंबर दे दें। फिर मे बी फाइनल वर्जन में आप उसको अपने इंस्टीट्यूट को भी डिस्क्लोज कर सकते हैं। हम्म। फिर सैंपल साइज कैलकुलेशन की इंफॉर्मेशन जरूरत है। बहुत डिटेल में देने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो एक जरूर है कि आपने सैंपल साइज कैसे कैलकुलेट किया। लाइक दीज आर द पॉइंट्स जो कि किसी भी रिव्यूअर को ये इंप्रेशन देते हैं कि अच्छा, इस बंदे ने अपने पेपर के ऊपर टाइम स्पेंड किया है, हाँ, या यू नो व्हाट यू डूइंग। एंड यू नो व्हाट यू आर डूइंग। ठीक है, और ऐसे ही नहीं है कि बस जी मैंने ऐसे ही काम किया और स्टार्ट कर हम्म। दिया। तो सैंपल साइज कैलकुलेशन जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। सिंथेसिस में जितना आप डिटेल में दे सकते हैं वो दे दें। अगर आप किसी का रिपीट कर रहे हैं तो उसका रेफरेंस जरूर दें। हम्म। कि अगर आप मैं एक सिंथेसिस का प्रोसीजर मेंशन कर रहा हूँ, लेकिन वो प्रोसीजर ऑलरेडी कहीं पे पहले भी पब्लिश हुआ हुआ है, तो हम उसमें बाज़ दफा ये भी कह देते हैं कि हमने सेम मेथोडोलॉजी यूज की जो कि प्रीवियसली पब्लिश थी, तो वहां पे वो रेफरेंस आ गया, तो वो एक आसानी होती है रिव्यूअर के लिए ये देखने के लिए, अच्छा ठीक है, अगर उसने डबल चेक करना है तो वो वहां से कर सकते हैं। फिर उसके बाद मेथोडोलॉजी में अगेन, जो अगर आपने इक्विपमेंट यूज किया हुआ है तो उसका मॉडल नंबर, उसकी मेक और कंपनी एंड वो चीजें मेंशन करें। अच्छा, सिंथेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह जो मेरी फील्ड है, जब हम उसमें क्योंकि थोड़ी बहुत केमिस्ट्री ज्यादा इन्वॉल्व होती है, हम्म। तो हम बाज दफा जो है कि अगर रिएक्शन कर रहे हैं तो रादर कि आप उसके कोई ग्राम्स में या मिलीग्राम्स में उसका दें, आप उसकी मोलर रेशियोज में बात करें, लाइक दैट इज हम्म। गिविंग ए मोर साइंटिफिक वे ऑफ प्रेजेंटिंग योर वर्क। ठीक है। वही। सिमिलरली आप लोगों की अपनी भी फील्ड होगी, आपको पता होगा कि उसको रादर के बिल्कुल ही एक लेमैन लैंग्वेज की बात होती है और एक प्रॉपर एक साइंटिफिक वे से बात होती है, तो आप उस चीज को डिस्क्राइब करें। तो ये चीजें हैं जो कि मेथोडोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर किया था कि वो डूज एंड डोंट्स में। अच्छा, चले, ये तो हो गई मेथोडोलॉजी। अब रिजल्ट्स या डिस्कशन कंक्लूजन इसके बारे में भी कुछ बताएं। देखिए, रिजल्ट पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि आपकी हाउ डू यू प्रिपेयर योर फिगर्स एंड टेबल्स। हम्म। ठीक है, तो उसमें एक तो अगेन जो ऑथर गाइडलाइंस हैं उसको जरूर कंसिडर करें। दैट इज इम्पोर्टेंट कि आपने अपनी फिगर, नंबर ऑफ फिगर्स कितनी होनी चाहिए, उन फिगर्स की रेजोल्यूशन कैसी होनी चाहिए, उसमें बहुत बहुत हॉच पॉच ना हो उसमें। ठीक है, मैसेज क्लियर जाना चाहिए अगर आप कोई भी ग्राफ्स बना रहे हैं। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि अगेन मैंने लर्न की है कि अगर हम मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स जो ज्यादातर ग्राफ बनाते हैं वो या तो एक्सेल से बना के भेज देते हैं, ठीक है, या एसपीएसएस से बना के भेज देते हैं। अब वो पता चल जाता है अच्छा यार ये इस पे इसने ना कोई ज्यादा काम नहीं किया हुआ। तो हम्म। कुछ सॉफ्टवेयर है, ठीक है, लाइक मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ, लाइक ओरिजिन सॉफ्टवेयर। अब अगर आप ओरिजिन पे ग्राफ्स बनाते हैं तो वो एक बहुत अच्छी लुक देता है। एक तो ब्लर्ड नहीं होता, आप उसको हाई रेजोल्यूशन पे लेके जाते हैं, 300 पे 600 डीपीआई पे लेके जाते हैं तो वो ब्लर्ड नहीं होता। ठीक है, आपके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बहुत क्लियरली नजर आते हैं। जो एक्सेल पे अगर आप बनाएं तो जब आप उसकी हम्म। रेजोल्यूशन चेंज करते हैं ना तो ब्लर्ड हो जाते हैं, हम्म। और वो पेपर में भी वो चीज जो होती है वो शो हो रही होती है। तो एक तो ये चीज जरूर कर लें कि अगर आपने अपनी जो फिगर्स बनानी है वो अच्छा सॉफ्टवेयर से यूज करें। ठीक है, टेबल्स जो बनाने हैं उसमें बहुत ज्यादा डाटा एक ही टेबल में डालने की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो मैसेज क्लियर नहीं हो रहा था। प्लस उसमें अगर एक चीज जो अगर आपने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किए हुए तो उस चीज को जरूर अपने टेबल्स में और फिगर्स में जो है वो मेंशन करें। हम्म। जो भी आप स्टैटिक्स यूज करने हैं, कुछ एब्रिविएशंस यूज करनी है, सुपरस्क्रिप्ट्स में यूज करने हैं, ABC समथिंग जो भी, तो वो और उसके उस चीज को मेंशन करें। कैप्शन पे बहुत टाइम दें।
कैप्शन ऑफ द फिगर्स, जिसके लेजेंड्स हम कहते हैं, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होने चाहिए। देखिए, अगर आपको याद हो, मैं आप लोगों के एमफिल के जमाने में ये कहता था, थीसिस में भी, कि जो फिगर्स हैं वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए, एक सिंपल लाइन की एक कैप्शन ना हो, ताकि अगर कोई पढ़ने वाला है उसको पता हो कि अच्छा इसमें डिस्क्रिप्शन क्या है, बहुत डिटेल भी नहीं लेकिन एक सफिशिएंट इंफॉर्मेशन जरूर हो, उसमें स्टैट्स की इंफॉर्मेशन जरूर हो, या जो फिगर में आपने लाइन ग्राफ है या बार ग्राफ है या जो भी इस तरह की चीजें, तो उसको उसको जरूर एक्सप्लेन करें। और ये ठीक है, कि तो उसको मेन टेक्स्ट में भी मेंशन करना जरूरी है, जी फिगर या जी। टेबल या और जो भी है। हाँ, और डोंट्स में ये है कि अगर आपने कंटेंट जो भी आप डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, तो उसको टेबल में और फिगर में दोनों रिपीट में करने नहीं की जरूरत डालना। नहीं है, कोई एक चीज रखें, आइदर इन टेबल फॉर्म और इन फिगर फॉर्म। ठीक है। हम्म रिजल्ट्स में मैं अब जो कर रहा हूँ काफी अरसे से, वो रादर के मैं सिंपल रिजल्ट्स की वैल्यूज लिख रहा हूँ कि यानी ये है वो है। आई नॉर्मली फोकस ऑन द स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, स्टैट्स क्या कह रही है, हम्म ग्रुप्स में, बिटवीन द ग्रुप्स, विद इन द ग्रुप्स, स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस है नहीं है, उस पर ज्यादा फोकस करें। एंड रादर टू गिव जस्ट जनरलाइज पी वैल्यू, पी इज लेस और मोर देन 0.05, आई नॉट स्ट्रेस ऑन कि अगर आपने किया हुआ है ना तो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू होगी, लाइक हम्म सपोज पी इज हम्म इक्वल टू 0.003, हम्म है तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, हम्म। बट दैट शोज कि मैंने एग्जैक्ट किया और मैं एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा हूँ। वही। ठीक है। अगर नॉन सिग्निफिकेंट है तो मैं लिख देता हूँ हाँ जी, पी इज इक्वल टू 0.09। हम्म ठीक है, रादर के मैं लिख दूँ पी इज लेस मोर देन हम्म। 0.05, तो दैट शोज और दैट गिव्स द इंप्रेशन कि हाँ यार, इसने जो है वो वाकई काम किया था। किया है, बाकी किया था, मतलब किया, उसको छोड़ दे कि किया कि नहीं किया, मतलब कि स्टैट्स की है ना। और प्लस हम्म अगर कल को हमसे अगर वो रॉ डाटा मांगते हैं, हम्म। ठीक है, बाजू मांग सकते हैं, एडिटर्स नहीं, जो हैं बल्कि वो मांग कई सकते हैं। जर्नल्स तो कहते हैं कि अपना डाटा आप वो रिपोजिटरी में सबमिट करवाएं और उसका जी लिंक दें। जी जी, बिल्कुल। तो दैट दैट शोज अगेन कि आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। हम्म तो ये तो रिजल्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें अपने फिगर नंबर्स, टेबल नंबर्स की सीक्वेंस, उनका डिस्क्रिप्शन, तो ये चीजें जो हैं वो अ, और अगेन अगर आपने जो मेथोडोलॉजी का पैटर्न यूज किया हुआ, अगर आपने सब हेडिंग्स यूज की हो, तो यू ट्राई टू यूज सेम सब हेडिंग्स इन रिजल्ट्स, ताकि वो पढ़ने वाले हम्म के लिए जरा क्लियर हो, रादर कि आप एक पैराग्राफ में अपना या दो पैराग्राफ में विदाउट एनी हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स आप अपना रिजल्ट डिस्क्राइब करते हैं। तो ये कुछ क्विक चीजें हैं जो कि हम रिजल्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। थर्ड चीज आ जाती है जो डिस्कशन है। डिस्कशन में जो यूजली यूजली में फर्स्ट पैराग्राफ जो हम लिखते हैं, वो अगेन एक बैकग्राउंड देते हैं, हमने जो स्टडी की है, ठीक है, उसकी सिग्निफिकेंस पे आते हैं, एंड दैट लीड्स टू द थिंग कि आइदर वी अचीव्ड आवर ऑब्जेक्टिव्स और नॉट। हम्म ठीक है, तो ये अब आप अपने फर्स्ट पैराग्राफ में बताएं, एंड देन ऑल्सो ज्यादातर जो है मैं भी ये कहता हूँ फर्स्ट पैराग्राफ के एंड में बता देते हैं कि आइदर कि नल हाइपोथेसिस accepted or rejected or partially accepted, partially rejected, whatsoever. उसके बाद फिर आप पैराग्राफ टू पैराग्राफ अपने अपने रिजल्ट्स को डिस्कस करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है उसको सबसे पहले डिस्कस किया जाता है। रिजल्ट्स को रिपीट करने की जरूरत नहीं, हम्म वो ऊपर आप कर चुके हैं, तो दोबारा से बताने की जरूरत नहीं है कि क्या वैल्यूज थी, क्या उसमें डाटा में क्या था। उसको डिस्कस करें कि क्यों था, वाई देयर इज समथिंग डिफरेंट, वैल्यू इंक्रीज थी, डिक्रीज थी, अच्छे रिजल्ट थे, बुरे रिजल्ट थे, डिफरेंस था, उसकी डिस्क्रिप्शन पे आए हो, वाई। हम्म ठीक है, रादर के जी कि हम अगेन दोबारा से उसको रिपीट करें, उसको सपोर्ट करें अपने प्रीवियस लिटरेचर के साथ, लेकिन इस तरह सपोर्ट करें कि बस बताएं कि हाँ जी, कि रिजल्ट्स आर इन अकॉर्डेंस विद प्रीवियस स्टडी, और वहां हम्म पे उसका लिटरेचर दें। या अगर आपका रिजल्ट डिफर करता है तो उसका बताएं कि अच्छा, फिर आप बताएं कि हाँ जी, उन्होंने ये किया था, हम्म हमने ये किया, इसलिए हमारा डिफरेंस है। लेकिन अगर आपके इन अकॉर्डेंस में है, तो फिर पिछली स्टडी की डिटेल देने की जरूरत नहीं है कि सिमिलर स्टडी वाज कंडक्टेड इन श्रीलंका, और उस श्रीलंका में उन्होंने ये चीजें, इतने ग्रुप्स लिए थे, फीमेल इतनी थी, मेल इतने थे, हम्म वो स्टडी श्रीलंका की थी, आपने अपनी स्टडी बतानी है। हम्म ठीक है, तो इस पे ज्यादा फोकस करेंगे, रादर टू अपने राइट हम्म सेंटेंसेस ऑन प्रीवियस स्टडीज। ठीक है, वो आप सिर्फ ड्रैग कर रहे होते हैं अपनी स्टडी को,
जो कि अगेन एक बैड इंप्रेशन देता है रिव्यूअर्स को और एडिटर्स को। जो अपने फिर आपका सेकंड पैराग्राफ इसको डिस्ट्रीब्यूट करें पैराग्राफ टू पैराग्राफ, इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स, देन स्लाइटली लेस इंपॉर्टेंट फाइंडिंग, देन लेस इंपॉर्टेंट फाइंडिंग, और फिर आप उसको लेके चलते हैं और आखिर में उसको आपने लिंक करना है। आपके पैराग्राफ में कोहेरेंस होनी चाहिए, लिंकिंग सेंटेंसेस होते हैं, लिंकिंग वर्ड्स होते हैं, एंड देन फाइनली लीड टू द लिमिटेशन ऑफ द स्टडी, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी स्टडी परफेक्ट नहीं है, तो ऑब्वियसली आपकी स्टडी में भी कोई ना कोई लिमिटेशन जरूर होगी। तो बहुत डिटेल, बहुत 6-7 लिमिटेशन देने की जरूरत नहीं है। बस दो से 3 लिमिटेशन सही। दे दें, दैट इज सफिशिएंट। हम्म। और फिर आपके बाद उसके बाद आप उसको कंक्लूड करते हैं। हम्म। ठीक है, कंक्लूजन में अगेन आपने अब उसको डिफरेंट गाइडलाइंस हैं, कुछ पैराग्राफ में उसको प्रेफर करते हैं, कुछ उसको प्रेफर करते हैं कि आप बुलेट पॉइंट्स में दे दें, लेकिन अपनी फाइंडिंग्स उस पर फोकस रहें। अगेन रिजल्ट्स को रिपीट मत करें, जो की फाइंडिंग्स हैं, जो की मैसेज है उसको कन्वे करें। ठीक है, और लास्ट में अगर आपका एक आधा सेंटेंस जो है वो फ्यूचर डायरेक्शंस की तरफ लेके जाता है, तो डेट इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव पॉइंट कि आप लोगों को बता रहे हैं कि हाँ जी, कि ये फर्दर इसमें आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो कुछ चीजें पॉइंट ऑफ व्यू से। इंट्रोडक्शन को अगेन बहुत लेंथी करने की जरूरत नहीं है। आई नॉर्मली राइट 2 to 2.5 पेजेस विद डबल स्पेस। ठीक है, फोकस रहें, बहुत ड्रैग करने की, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। जो चीज उसमें करने वाली है, लिटरेचर को देखें। अगर तो आप बहुत स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, देन गो फॉर ओरिजिनल रेफरेंस। अगर आप जनरलाइज बात कर रहे हैं, तो ऑलवेज ट्राई टू गिव वेरी रीसेंट रेफरेंसेस। ठीक है, प्रेफरेबली आप लास्ट 3 years के रेफरेंसेस जो हैं ज्यादा होने चाहिए, बिकॉज उसमें अगर आप 2024 में बैठ के 1995 के रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है, और एक वो जनरलाइज सी बात है कि जी डेंटल कॉम्पोजिट जो है वो श्रिंकेज शो करता है, और रेफरेंस आ रहा है 1995 का। ठीक है, तो अगेन ये एक बैड इंप्रेशन है। तो ये जो एक जनरलाइज सी बात है, सबको पता है, तो उसमें आप कोई अच्छा जर्नल का रीसेंट रेफरेंस दे दें, 2023 का दे दें, 2022 का दे दें। हाँ, अगर कोई बहुत स्पेसिफिक बात है, लाइक सपोज हम कहते हैं जी ग्लास आइनोमर वाज इन्वेंटेड बाय विल्सन एंड केंट इन 1970 समथिंग, तो उसमें आप विल्सन एंड केंट ओरिजिनल, का हाँ। ओरिजिनल रेफरेंस दे। सही। ठीक है, इसी तरह हर एक की अपनी अपनी फील्ड है, तो वो अपनी फील्ड में देख ले, कोई स्पेसिफिक बात है तो ठीक है, अदरवाइज रीसेंट रेफरेंसेस की तरफ जाएं। वो मैं ऑलरेडी कह चुका हूं, उसको ड्रैग करने की जरूरत नहीं है, बी फोकस्ड, जो की पॉइंट्स है उस पर जाएं। और आखिर में जो लास्ट पैराग्राफ है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ इंट्रोडक्शन, कि जिसमें आपने बताना है कि आपकी स्टडी जो है वो डिफर कैसे करती है बाकी स्टडी से, नॉवेल्टी क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, दैट लीड्स टू द रैशनल ऑफ द स्टडी एंड योर ऑब्जेक्टिव्स। एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज टू मेंशन हाइपोथेसिस एंड नल हाइपोथेसिस, क्योंकि हम मिस कर देते हैं, इसको जरूर मेंशन किया करें।